स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी मॉडल सेट नंबर 3 की। देखिए जो मॉडल सेट नंबर 3 है, इसका जो भी प्रश्न उत्तर रहेगा उस प्रश्न को हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न उत्तर की। देखिए इससे पहले मैंने और 2 भी वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखें आप सभी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए तो आपका सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न रह गया और इसका आंसर भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया है कि प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी लिख दिया है। देखिए इस प्रकार से कुछ प्रकार से आपका क्वेश्चन है और आंसर भी है, दोनों यहाँ लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन भी और आंसर भी, आपको समझ में अच्छी तरीके से आने वाला है। तो देखिए सबसे जो पहला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिवहन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, परिवहन आखिरकार है क्या, इसको परिभाषित करना है कि परिवहन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं परिवहन क्या है। देखिए परिवहन सेवा सुविधा को कहा जाता है, जो परिवहन है वो सेवा सुविधा को कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन किया जाता है। यानी कि परिवहन वो है जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं को क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसे हम लोग या तो वाहन मतलब ले जाया जाता है, यानी कि ढोने का काम करता है, इसे हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए व्यक्तियों पशुओं विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। देखिए परिवहन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का, पशुओं का, विभिन्न प्रकार की गाड़ी वगैरह का हम लोग वाहन के लिए करते हैं ना। रेलगाड़ी हो गया, कोई भी बाइक हो गया, और भी तरह तरह के बड़े बड़े गाड़ी होते हैं जिसमें एक सामान को ले जाया जाता है ना। तो बस यही है परिवहन। क्लियर। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या जनसंख्या घनत्व। ठीक है, देखिए क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है कि आपका जितना भी जनसंख्या हो, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर जनसंख्या, मतलब सॉरी 1 किलोमीटर वहाँ का मतलब क्षेत्रफल है, तो 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना व्यक्ति रह रहा है, उस जितना व्यक्ति वहाँ निवास कर रहा उसी को संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहेंगे। मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में अगर 100 व्यक्ति रहता हो तो वही उसका जनसंख्या घनत्व हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देख लेते हैं। तो आगे तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाढ़ क्या है, बाढ़ को बताना क्या है। देख लेते हैं बाढ़ क्या है। कि देखिए अधिक वर्षा होने या नदियों की जल स्तर में वृद्धि होने पर जब कोई क्षेत्र ठीक है जगमग ना हो, बाढ़ कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब अधिक वर्षा हो जाता है, ठीक है, अधिक वर्षा होने के कारण नदियों का जल स्तर जो बढ़ जाता है और अधिक जलमग्न हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसको आप ध्यान में रखिए, जिसके उत्पन्न होने से अपार जनमाल की क्षति होती है। ठीक है, समझ गए बाढ़ क्या है, मतलब बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, तो यही है प्राकृतिक एक प्रकार से आपदा है, कह सकते हैं एक शब्द में अगर कहें तो बाढ़ को। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, और अभी अब अगर आपका एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है, ठीक है, आप तैयारी करें प्रेम से। और इससे भी पहले मैंने और भी मॉडल सेट का वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपका 14 प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं। देखिए जो मानव प्रवास है इसको आपको बताना है। देख लेते क्या है कि देखिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, कोई भी व्यक्ति या तो व्यक्ति के समूह द्वारा अपने निवास स्थान, ठीक है, स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है तो कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान यानी कि इसका घर है और यहाँ से अगर यहीं कहीं जाता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इसका घर है, मान लीजिए इसका घर राजस्थान में है और ये कहाँ जाता है, ये जाता है मुंबई। तो इस स्थान से इस स्थान से जाता है, यानी कि राजस्थान से जो मुंबई जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उससे हम लोग प्रवास कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही प्रवास कहलाता है। सिंपल सी बात है। चलिए समझ में आ गया प्रवास क्या है। अब बता देते हैं पांचवा प्रश्न क्या आपका कि खरीफ फसल क्या है। तो देखिए खरीफ फसल को देख लेते हैं। खरीफ, जायद और रबी इस प्रकार से आपको फसल के ऋतु होती हैं। तो देख लेते हैं खरीफ फसल क्या है। देखिए खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। जो खरीफ फसल होता है जून जुलाई के समय में इसको बोया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। जून जुलाई के समय इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इससे क्या हो गया, चावल, मक्का, ठीक है, मोटे अनाज, कपास, मूंगफली, इस प्रकार से क्या है कि खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को रोक के आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार की समस्या है तो
कमेंट अवश्य करें। चलिए देख लेते हैं छठा प्रश्न क्या है कि साक्षरता से आप क्या समझते हैं। अब साक्षरता जो शब्द है इसका भी आपको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं साक्षरता क्या है। देखिए कि स्वच्छता का मतलब सॉरी स्वच्छता यहाँ लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, साक्षरता होने वाला था यहाँ, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है। तो साक्षरता का मतलब होता है कि किसी भी राज्य में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, ठीक है। वहाँ के जो राज्य है, वहाँ के जो स्टेट है, वहाँ कितने प्रतिशत लोग क्या है एजुकेशन है कि शिक्षित है। यहाँ या पढ़े लिखे लोग रहे कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ये बात बताया जा रहा है। और वहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास कितना है और वहाँ की महिलाओं को कितना सुविधाएं उपलब्ध है, ये साक्षरता कहलाता है। यानी कि जो वहाँ के आम जनता है, वहाँ की जनता कितना शिक्षित है, ठीक है, वहाँ की आर्थिक विकास किस प्रकार है, वहाँ के सामाजिक विकास किस प्रकार से, और वहाँ की महिलाओं को कितना सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग जनसंख्या मतलब साक्षरता कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं सातवां प्रश्न। तो आपका सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, देख लेते क्या है। देखिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास, ठीक है, जो केंद्र सरकार है इसका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत क्या तो देश के 13 राज्यों 4 महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को 4/6 लेन वाले मार्ग में जोड़ा जाना था। यही है स्वर्णिम चतुर्भुज, क्लियर। अब देख लें आपका आठवां प्रश्न। तो आपको जो आठवां प्रश्न पूछा जाएगा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, इसका तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि एग्जाम में पूछ ही देने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न देख रहे हैं बार बार पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, तो दो होते हैं। तो इसमें हमको बताना है कि परंपरागत स्रोत ऊर्जा के वर्णन करने बोल रहा है। तो देख लेते हैं परंपरागत स्रोत। देखिए परंपरागत स्रोत कभी भी समाप्त हो सकता है। जो परंपरागत स्रोत है ये कभी भी समाप्त हो सकता है। इसका प्रयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और यह सीमित है। क्या होता है कि जो परंपरागत स्रोत है इसका हम लोग स्टार्टिंग से तो बहुत ही पहले से इसका हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं और ये समाप्ति हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये रहेगा, ठीक है। ये अधिक महंगे भी होते हैं। जो ये परंपरागत जैसे थोड़ा महंगा भी होता है और यह प्रदूषण भी उत्पन्न करता है। परंपरागत स्रोत क्या करता है, देखिए आपको समझने वाली बात है कि सबसे पहले तो इसका उपयोग हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और क्या होता है ये समाप्त भी हो सकता है और ये महंगे भी होते हैं। साथ ही क्या होता है कि ये प्रदूषण भी उत्पन्न करता है परंपरागत स्रोत, ठीक है। इसके जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, प्रदूषण उत्पन्न होता है ना, ये तो समाप्त भी हो सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक द्वारा है ये। और फिर आपको क्या होता है कि पेट्रोलियम हो जाता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा एवं इस वर्ग में सम्मिलित है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण रहे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के। अब देख लेते हैं आपका नौवां प्रश्न क्या है। तो देखिए आपका जो नौवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्या का वर्णन करें। तो भारत में जो कृषि की जो समस्या है इसका भी वर्णन करना है। तो देखिए आपका जो बताएं 1 से लेकर 7 तक का आपको प्रश्न देना था उत्तर, फिर 8 से लेकर 14 में इसमें से 5-5 देना था। यानी कि मैंने अब जो वीडियो बना रहा हूँ मैं कि इस वीडियो में क्या है कि सभी का आंसर दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन कटिंग किया हुआ नहीं है। इसमें से आपको 5 ही उत्तर देना है। 1 से लेकर 7 का भी 5 देना है, 8 से लेकर 14 का भी 5 देना है। तो इस प्रकार से आपको अंक मिलेंगे। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ फिलहाल, इसके बाद में देखा जाएगा कि आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में आपको 5 ही लिखना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए नौवां प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्या का वर्णन करें, या भारत जैसे देश में कृषि की क्या समस्या है इसका वर्णन करना है। तो देख लेते क्या है। देखिए भारत में कृषि विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में हमारे कृषि की उत्पादकता कम है, ठीक है। भारत जैसे देशों में क्या हो रहा है कि कृषि की करने की बहुत सारा प्रयास किया जाता है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है यानी कि और भी ज़्यादा जो कंट्री है उसके तुलना में, ठीक है, ये भी बहुत कम है। इसके लिए अनेक प्रकार जिम्मेवारी है। अब कुछ जिम्मेवारी है उसके कारण से ना हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण कारक हो गए इसका, ठीक है, कुछ आर्थिक कारक भी हो गए, कुछ संस्थागत कारक हुए हैं, कुछ प्रौद्योगिकी के कारक हो गए। इस कारकों से वजह से हम लोग थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे तो हम लोग होते रहेंगे। आगे देख लेते हैं 10वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रवास के परिणाम का वर्णन करें। यानी कि प्रवास क्या है, ठीक है, प्रवास के परिणाम का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए प्रवास तो हम लोग देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना के प्रवास कर लेते हैं। अब इसका जो परिणाम क्या होगा उसका वर्णन करना है। तो देख लेते हैं क्या होगा प्रवास के परिणाम। देखिए क्या होता है कि पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक परिणाम। प्रवास का पहले आर्थिक परिणाम देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या क्या परिणाम सांस्कृतिक सामाजिक, इस प्रकार से। तो देखिए आर्थिक परिणाम क्या होगा कि स्थान, ठीक है, स्थान परिवर्तन करने वाले प्रायः नौजवान ही होते हैं।
जबकि बाल वृद्धियाँ नहीं होगा, यहाँ होगा आपका जाकर वृद्ध होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक गलती होता है। तो जबकि जब बाल हो जाते हैं यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं या तो फिर बूढ़े व्यक्ति होते हैं, दुर्बल होते हैं आदि, क्या होता है कि यहीं पर रहते हैं। ठीक है, जो स्थान परिवर्तन होता है यह प्राय नौजवान के द्वारा होता है। नौजवान ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं काम के तलाश में। बाकी बस आपको जो बूढ़ा हो गया, दुर्बल हो गया, बालक हो गया, ये सब क्या होता है, यहीं रह जाते हैं। नौजवान लोग जिस देश में पहुंचते हैं उसे शक्तिशाली बनाकर उसका आर्थिक विकास कर देते हैं। क्या होता है कि जहाँ पे वो नौजवान जाते हैं और वहाँ का जो आर्थिक स्तर होता है बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, जबकि बूढ़े, बच्चे, दुर्बल लोग की कार्य क्षमता कम होने के कारण उनके अपने देश का आर्थिक विकास पिछड़ जाता है। क्या होता है कि जहाँ से नौजवान लोग जाते हैं उस जगह का जो जहाँ पे बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, जहाँ पर बालक रहते हैं, जहाँ पर दुर्बल लोग रहते हैं, वहाँ का जो विकास है थोड़ा गिर जाता है। वहाँ नौजवान नहीं रहते हैं, नौजवान तो चले जाते हैं कहीं और। तो इस प्रकार से दूसरा इसका विकसित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आर्थिक कारण हुआ प्रवास का, कि आर्थिक किस प्रकार कारण होता है। अब सामाजिक कारण भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का प्रवास का सामाजिक कारण है। देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण किस प्रकार पड़ता है प्रवास के लिए, यानी कि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान जा रहे हैं तो संस्कृति पर क्या आपका मतलब प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, किसी भी देश का सांस्कृतिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है देखते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को समुदाय किसी एक जगह पर जाता है, ठीक है, कहीं एक जगह पर जाता है, यदि वे शक्तिशाली होते हैं, यदि वे पावरफुल होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ की संख्या में ठीक है, बहुत संख्या में होते हैं, तो वहाँ की सांस्कृतिक और संस्कारों को बदल देते हैं। देखिए कि अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है, अगर वो उस स्थान पर जाता है और वहाँ का जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको थोड़ा बदल देता है। ठीक है, और उसको थोड़ा चेंज टाइप का कर देता है, यानी कि अपने यहाँ से जो गया है। देखिए, प्रवास के लिए जाते हैं बहुत सारे इंसान, क्या होता है कि देखिए अभी कोई व्यक्ति प्रवास के लिए गया मुंबई और वहाँ से काम करके आया, अब वहाँ का लैंग्वेज सीख गया। ठीक है, देखने को मिलता है वहाँ के पकवान, कुछ खाना वगैरह सीख गया। अब कोलकाता जाते हैं कुछ लोग, कोलकाता में इस प्रकार बंगाली बोली जाती है, तो वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ की जो थोड़ी सभ्यता, वहाँ की जो भाषा बोली है, थोड़े वो सीख गए। ठीक है, प्रवास के लिए गए ना, वहाँ की क्या हो गया कि अब वहाँ के जो मिष्ठान वगैरह हो गया, कि खाने वगैरह हो गए, बहुत अनेक अनेक प्रकार की चीज़ जहाँ पर गए वहाँ प्रभाव पड़ता है, वहाँ से भी कुछ लाते हैं, या तो फिर जहाँ से जाते हैं वहाँ पर भी कुछ छोड़ के आते हैं। इस प्रकार से सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है, पहनना ओढ़ना भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जन्मदिन के परिणाम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि जिस जगह से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या घट जाती है। अब जहाँ से लोग जाएंगे, सिंपल सी बात है कि जनसंख्या तो घटने वाली है। ठीक है, जो जनसंख्या घट जाती है और जहाँ वे जाते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। ये तो सिंपल सी बात है कि जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ की जनसंख्या तो घटेंगे ही घटेंगे, लेकिन वो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर बढ़ेंगे। तो बस यही बात है। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। आप देख लेते हैं 11वां प्रश्न। तो आपका 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। देखिए, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनको कहते हैं। ठीक है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनको कहते हैं जहां नदियों के घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा, सिंचाई और पर्यटन स्थलों की सुविधा प्राप्त की जाती है। देखिए, बहुउद्देश्य का मतलब होता है बहुत उद्देश्यों के लिए जो परियोजना चलाई जाती है। बहुउद्देश्य यानी कि बहुत उद्देश्यों के लिए जो परियोजना चलाई जाती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो नदी होती हैं, नदी घाटी में क्या बड़े बड़े बांध बनाता है ना, अनेक प्रकार के लाभ के लिए, जैसे कि जल विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के चीज़ बनते हैं, जैसे कि पर्यटन का भी वहाँ होता है स्थल। ठीक है, तो मतलब बहुत प्रकार का लाभ जहाँ की जाती है। तो इस प्रकार से वो आपका क्लियर 11वां प्रश्न। अब देख लेते हैं 12वां प्रश्न क्या है। तो आपका 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेल परिवहन की विभिन्न समस्या का वर्णन करें। तो जो देखिए रेल परिवहन है, इसका कुछ समस्या है, इस समस्या का भी वर्णन करना है। ठीक है, तब देख लेते हैं क्या है रेल परिवहन की थोड़ा समस्या। क्या होते हैं, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर जहाँ जो इलाके पहाड़ी होते हैं वहाँ पर क्या होता है, नदियों पर पुल बनाना अत्यधिक खर्चीला होता है। जहाँ पहाड़ी होगा वहाँ पर तो थोड़ा तो खर्चीला होगा ही ना बनाना, ये एक समस्या हो जाता है। दूसरा क्या होता है, मरुस्थल क्षेत्र में रेल के डिब्बों के कारण वन प्रदेश व दलदली क्षेत्र में रेल मार्ग की में काफ़ी कठिनाई सामना करना पड़ता है। क्या होता है, मरुस्थल प्रदेशों में क्षेत्र में भी रेल का मतलब जो पटरी वगैरह होता है लगाने में समस्या होती है। जो दलदली वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पर भी रेल लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार से आपका रेल परिवहन की समस्याएं रह गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 13वां प्रश्न की। तो आपका देखिए टाइपिंग मिस्टेक होते रहता है, तो ऐसे कोई बात नहीं। 13वां प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपका एकदम सटीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी देश के औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है। कोई भी देश है
उसका जो विकास हो रहा है यानी कि वो डेवलप कर रहा है, इसमें लौह इस्पात उद्योग का क्या भूमिका है। ठीक है, जो लोहा इस्पात उद्योग है इसकी क्या भूमिका है उसका वर्णन करना है, यानी कि उसका महत्व को बताना है। तो देख लेते क्या है। देखिए, किसी भी देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, जहाँ पर देखते हैं हर एक चीज़ अभी देखेंगे लोहा लोहा लोहा, हर एक चीज़ में देखेंगे लोहा का ये लोहा का वो, बहुत कुछ आपको लोहा का ही मिलता होगा, है ना। तो बस वही होता है, किसी भी देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का महत्व ज़्यादा ही होता है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपका 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए, जो आपका प्रदूषण है और प्रदूषक क्या है, इन दोनों के बीच अंतर बताना आप सभी को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रदूषण और प्रदूषक। क्या होता है कि मनुष्य के वातावरण में हानिकारक, ठीक है, जीवननाशक विषैले पदार्थ के एकत्रित होने को प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य के वातावरण में हानिकारक, जो बहुत ही हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो जीवन नाशक होते हैं यानी कि जीवन को नाश कर सकता है, विषैले होते हैं, ये जो पदार्थ जो एकत्रित होते हैं इसे लोग प्रदूषण कहते हैं। ये आपका प्रदूषण हो गया। अब प्रदूषक क्या है? प्रदूषक क्या होता है कि प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रदूषक वो होते हैं जो प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये आपका प्रदूषक हो गया। यहाँ तक होता है आपका 14 प्रश्न क्लियर। अब देख लेते हैं आपका 15वां प्रश्न क्या है। देखिए, तो आपको 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण को परिभाषित करें, यानी कि जल प्रदूषण क्या है उसको सबसे पहले आपको बताना है। उसके बाद क्या बताना है कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या है, यानी कि जल प्रदूषण के कारक भी क्या है और जल प्रदूषण क्या है, दोनों को बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर को। क्या होता है कि जब झीलों, ठीक है, जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्रों तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह इससे घुल जाते हैं अथवा पानी में पड़े रहते हैं, नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण कैसा होता है? देखिए कि जब क्या होता है कि नदियों हो गया, नहरों हो गया, ठीक है, समुद्र हो गया, झील में कि बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर जल रहते हैं। इसमें क्या होता है, कई विषैले पदार्थ हो गए, ठीक है, इसमें प्रवेश कर जाता है और क्या होता है वहाँ जम जाता है, ठीक है, वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, ठीक है, वहाँ पड़ रहते हैं। इससे क्या जल प्रदूषण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जल प्रदूषण होता है, यानी कि जल में बहुत सारा कचरा उचरा हो जाता है, रासायनिक वगैरह वगैरह, मतलब जल में मिल जाता है तो जल प्रदूषण हो जाता है। आपका जल प्रदूषण का समझ गए। अब देखते हैं जल प्रदूषण के कारण क्या है, उनको भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण, यानी कि प्राकृतिक से किस प्रकार से जल का प्रदूषण होता है। ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए, प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण अवक्षरण, पौधों की पत्तियों, हुमायूस पदार्थ आदि जल के मिलने के कारण होता है। ठीक है, हवा में उपस्थित गैस, ठीक है, हवा में उपस्थित गैसों, धूल के कणों का वर्षा जल में मिलने से वर्षा जल प्रदूषित होता है। इससे अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा भी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इस प्रकार मैंने देखा प्राकृतिक कारण। अब देखेंगे मानव के द्वारा किस प्रकार प्रदूषण होता है, यानी कि प्रकृति से कैसे आता है, जैसे हवा चलता है और धूलकण क्या होते हैं जल में मिल जाते हैं, बहुत सारे पत्ते वगैरह, प्लास्टिक वगैरह जल में मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो कोई मनुष्य नहीं करता, स्वतः ही होता है ना, प्रकृति द्वारा होता है। ठीक है, या तो फिर कोई पेड़ है, पेड़ का पत्ता वहाँ पर गिर जाता है, इस प्रकार से जल का प्रदूषण होता है वहाँ पे। तो इस प्रकार मैंने देखा प्राकृतिक प्राकृतिक कारण। अब देखेंगे मानव के द्वारा किस प्रकार होता है। देखिए, मनुष्य अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अनेक अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में विसर्जन करता है। यानी क्या होता है कि बहुत सारे माध्यमों से जो मनुष्य होता है जल में विसर्जन कर देता है बहुत चीज़ों को। क्या होता है कि पूजा के नाम पे क्या करता है कि बेलपत्र वगैरह, फूल हो गया वगैरह वगैरह देता है जाके फेंक के, और भी कुछ हुआ, कुछ प्लास्टिक वगैरह दिया फेंक के। यानी कि नदियों में, तालाबों में बहुत कुछ किया जाता है, जैसे कि गाय भैंस वगैरह और भी धोया जाता है तालाबों में। इस प्रकार से जल का प्रदूषण होता है मानव द्वारा, होता है ना जानबूझ के। और क्या होता है, और वहीं जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। बस सही है। घरेलू अपमार्जक, ठीक है, घरेलू अपमार्जक यानी कि जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, सर्फ वगैरह, जो भी साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, उसको पानी में बहा देते हैं। ठीक है, वही तो मल, कृषि उद्योग के प्रदूषण, औद्योगिक रसायन, यानी कि देखिए फैक्ट्रियों में जो अभी काम होता है नदियों को पानी में मिला देते हैं, इससे भी जल प्रदूषण होता है। यानी कि इस प्रकार से और आदि जल प्रदूषण के कारक हैं, बहुत सारे कारण हैं जो जल को प्रदूषण करता है। ठीक है, इस प्रकार से लगे आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब देख लेते 14वां
16 प्रश्न देख लेते हैं। तो आपको 16 प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। जो भारत है हमारा, ठीक है, भारत में जो कोयला है, तो इस कोयला के उत्पादन, ठीक है, और इसका वितरण क्या है, इसका भी वर्णन करना है हमें। देखिए क्या होता है कि भारत में कोयला क्या है कि भारत का लगभग 98% कोयला निचले गोंडवाना काल के चट्टानों में कार्बन की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से दामोदर घाटी, गोदावरी, वर्धा घाटी, महानदी घाटी तथा सोन घाटी के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जो भारत में कोयला है ना कि गोंडवाना जो है, गोंडवाना काल, इसमें पाए जाते हैं गोंडवाना चट्टान में। और क्या होता है जैसे कि आपका दामोदर घाटी हो गए, वर्धा घाटी हो गई, महानदी घाटी हो गई, सोन घाटी हो गई, इसमें आपका अधिकतर कोयला पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि इन क्षेत्रों में मिलने वाले कोयला बिटुमिनस किस्म का होता है। और यहाँ से जो कोयला होता है वो बिटुमिनस किस्म का होता है। कोयला भी 3-4 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कोयला है वो बिटुमिनस किस्म का है। इसमें कार्बन का प्रतिशत 55 मिलता है, ठीक है, और कार्बन इसमें 55% मिलता है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य है जहाँ पर कोयला अधिकतर उत्पन्न होता है, ठीक है। राज्यों की दृष्टि से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल देश का अधिकांश कोयला उत्पादित करते हैं। वर्तमान में देश में कोयला खनन की 576 खदानें कार्यरत हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर बताया जा सकता है कोयला खदान कितनी है, तो 576 है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से देखें कुछ राज्य जहाँ पर कोयला उत्पादन। तो आपके लिए एक प्रश्न रहा कि कोयला की राजधानी किसे कही जाती है। चलिए आपको कमेंट करके बताइए कि कोयला की राजधानी, ठीक है, कोयला की राजधानी किसे कहा जाता है। आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप सच्चे में पढ़ते होंगे तो आपका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। मुझे लगेगा कि आपने मेरे वीडियो को देखा ज़रूर है। तो कोयला की राजधानी कौन है, आपको प्रेम से सुंदर से अपना नाम के साथ देना है कमेंट में। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 16 प्रश्न देख लेते हैं। आपका क्या है, 17वां प्रश्न है ये। तो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करें। यानी कि भारत में जो जनसंख्या वितरण है इसको कौन कौन से कारक जो प्रभावित करता है, इसका आपको विस्तार से बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं जनसंख्या के कौन कौन कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, वहाँ पाए जाने वाली जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भू संसाधन, भूमि की भरण पोषण की शक्ति, आवागमन की मार्ग की सुविधा आदि पर निर्भर करता है। देखिए किसी भी देश का जो भी अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो भी कारक रहते हैं जो प्रभावित करते हैं, सबसे पहले क्या होता है जलवायु हो जाती है। वहाँ की जलवायु किस प्रकार है, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति कैसी है, वहाँ के संसाधन कैसे, वहाँ के रिसोर्स किस तरह है ना, वहाँ का भूमि का भरण पोषण की क्षमता क्या है, आवागमन की सुविधा, यानी कि वहाँ कुछ व्यवस्था है या नहीं है, कि किस प्रकार की गाड़ियाँ चलती है, वहाँ रेल चलती है कि मोटरसाइकिल चलती है कि रेलगाड़ी चलती है, इस पर भी निर्भर करती है, ठीक है। तो चलिए विस्तार से हम लोग देखते हैं इसको क्या है। तो अधिकतर लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उनको अपने जीवनोपार्जन में विशेष सुविधा रहती है। यानी कि अधिकांश लोग क्या होते हैं कि वहीं जाना पसंद करते हैं जहां पर उसका जीवन, ठीक है, अच्छे से बीते और अच्छी अच्छी सुविधा मिले, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है कारक इनके, इस कारक को देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, ठीक है। इनमें देखिए जिस जलवायु हो गई, तो जलवायु को हम लोग डीपली थोड़ा देख लेते हैं क्या है कि अनुकूल जलवायु मानव को क्षेत्र विशेष में रहने को आकर्षित करती है। जो अनुकूल अगर अच्छी जलवायु हो तो उस तो अट्रैक्ट तो होगा ही, ठीक है, वो तो इधर आएंगे ही आएंगे ना, सिंपल सी बात है। देश के मैदानी क्षेत्रों में अच्छे जलवायु के कारण अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ जहाँ अधिकांश जनसंख्या उसी जगह पाई जाती है जहाँ पर अच्छी जलवायु है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तापमान की। देखिए अधिक ऊंचे तापमान जनसंख्या के दबाव में बाधा डालते हैं, ठीक है, जबकि सामान्य तापमान इसके आकर्षित करते हैं। अगर अधिक तापमान हो तो थोड़ा वहाँ बाधा डालता है, लेकिन सामान्य तापमान वहाँ रहेगा तो वो आकर्षित करता है। अब देख लेते हैं भारत वर्षा की मात्रा, ठीक है, वर्षा की मात्रा भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जनसंख्या वितरण घनत्व की मात्रा अथवा जल उपलब्धता में विशेष रूप से प्रभावित करती है। ये आप कह रहे हैं कि वर्षा की मात्रा जो होती है, तो जिस प्रकार से वर्षा होती है वहाँ की जो कृषि है ना, तो कृषि प्रधान देश में क्या होता है, जो भी कृषि होता है वहाँ पर अच्छी प्रकार से होगी, जिस प्रकार से वहाँ जल की उपलब्धता है उस तरह से कृषि भी होगी, है ना, ये आपका क्लियर हो जाता है। अब देख लेते हैं मिट्टी का उपजाऊपन, यानी कि वहाँ का मिट्टी जो है उसका उपजाऊपन किस प्रकार है,
उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मैदानों में मिट्टी मुलायम और उपजाऊ होती है तथा सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था पाई जाती है, अतः वह कृषि, पशुपालन तथा औद्योगिक क्रियाएं भली भांति की जा सकती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर परिवहन के मार्ग भी सरलता से पाई जा सकती है। मिट्टी का उपजाऊपन यानी कि उस जगह पर जहाँ पर लोग निवास करेंगे वहाँ की मिट्टी किस प्रकार है। अगर मिट्टी अच्छा रहता है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर सिंचाई, ठीक है, कृषि अच्छी तरीके से। अब मिट्टी अच्छा रहेगा तो वहाँ का क्या होता है कि औद्योगिक क्रियाएँ भी अच्छी होगी, ठीक है, वहाँ का परिवहन भी सुविधा भी अच्छा होगा, गाड़ी वाड़ी भी बढ़िया से चलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं परिवहन के मार्ग एवं व्यापार। परिवहन का मार्ग किस प्रकार है और वहाँ व्यापार किस प्रकार होने वाला है, इस पर भी एक अट्रैक्ट करता है, ठीक है। देखिए कि जीवन निर्वाह के साधनों की उपलब्धता और जलवायु के बाद किसी भी स्थान की जनसंख्या का वहाँ पाए जाने वाले परिवहन सुविधा एवं व्यापार भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। व्यापार और परिवहन भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर आप किसी भी देश को जा रहे हैं और अगर वहाँ पे आपको अच्छा परिवहन नहीं मिलता, यानी कि अगर कोई अच्छा गाड़ी नहीं मिलता है, रेलगाड़ी में आपको सफ़र करना पड़े, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा ही, है ना। तो आप क्या दोबारा जाना पसंद करेंगे? वही आप गए अमेरिका और वहाँ पर अच्छा से आपको बाइक में या तो फिर आप अच्छा से गाड़ी में आपको मिलता है घूमने के लिए, वहाँ व्यापारी अच्छा है, ठीक है, बिजनेसमैन। तो आप इस प्रकार से ये भी एक किसी देश को आकर्षित करती है, एक कारण आगे। अब देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छे कारण है नगरीकरण, ठीक है, उसको देख लेते हैं। नगरीकरण क्या है कि नगरीकरण में देख लेते हैं कि भारत के महानगरों में जनसंख्या उच्च केंद्र देखने को मिलती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर जैसे महानगरों में प्रतिवर्ष लाखों ग्रामीण, ठीक है, नगरी लोग रोजगार के तलाश में आकर भर जाते हैं। यानी कि नगरीकरण का मतलब होता है जहाँ शहर होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई में यहाँ क्या होता है कि बहुत सारा ग्रामीण लोग यहाँ पर जाके काम के तलाश में आते हैं, ठीक है, और वहाँ बस जाते हैं, और जिससे उन महानगरों में जनसंख्या घनत्व सतत रूप से तेज़ी से बढ़ने लगता है। और उस नगर पर जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, इस नगरों में जनसंख्या की बढ़ जाती है। यही कारण है, यही कारक है जो प्रभावित करती है, किसी भी क्षेत्र को आकर्षित करती है। ये रह गया आपका पूरा आंसर। अब देख लेते हैं आपका आज का अंतिम प्रश्न है, और ये 18वां प्रश्न है, ठीक है, और 19वां प्रश्न आपका रहेगा मैप का, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रश्न है कि चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वितरण एवं वर्णन करें, ठीक है, जो चाय का उत्पादन है इसके बारे में बताना है। तो देख लेते क्या आंसर है। टाइपिंग मिस्टेक। क्या है कि चाय जो है एक भारत की प्रमुख बागाती फसल है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होती है, ये बागाती फसल है, ठीक है। चाय भारत की एक प्रमुख बागाती फसल है और वर्तमान में भारत विश्व का चाय के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। इस सबसे पहले तो चीन है और चीन के बाद क्या होगा, दूसरा में भारत है, ठीक है। तापमान देख लेते हैं, चाय के उत्पादन में क्या तापमान चाहिए। तो चाय उष्णकटिबंध की उपज है, ठीक है, जो चाय है उष्णकटिबंध की उपज है। इसके लिए मानसूनी जलवायु, ठीक है, मानसूनी जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। चाय के पौधों के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान आवश्यक होती है। यहाँ पर चाय की अगर हम लोग कर सकते हैं तो इसके के लिए चाहिए क्या कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में आप तापमान चाहिए, ठीक है। अगर वर्षा की बात की जा सकती है तो चाय की कृषि के लिए अधिकतर वर्षा आवश्यक होती है, ठीक है। इसके पौधों के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ये चीज़ हो गया। अब देख लेते हैं वहाँ की मिट्टी किस प्रकार होना चाहिए, ठीक है, मिट्टी पर भी वो निर्भर करता है। तो भारत में पर्वतीय भागों में पोटोस, ठीक है, लोहा एवं तेवास से युक्त मिट्टी का, पोटोस नहीं है पोटास होगा, ठीक है, युक्त मिट्टी चाय का उत्पादन अधिक होता है। भारत में चरम पहाड़ी, ठीक है, चरण पहाड़ी भागों में भूमि पर उगाई जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं उसके लिए क्या श्रमिक भी चाहिए, मिट्टी चाहिए, श्रमिक चाहिए, उसका तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, इस प्रकार से आपको चाहिए जो कि एक अच्छी फसल हो पाए, ठीक है। और तो श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है कि चाय के बागान और लगाने के लिए, देखभाल करने के लिए अधिक जनसंख्या में सस्ते श्रमिक भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आपका पूरा आंसर रह गया। देखिए आपका ये 18वां प्रश्न है, ठीक है, और आपका छूट रहा है एक मैप का, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैप के लिए स्पेशली एक वीडियो बनेगा, उसमें आपका सेट 1 से लेकर सेट 5 में जितने भी मैप हैं उस मैप को हम लोग बारीकी से देखेंगे। पूरा वीडियो ही पूरा मैपिंग का रहेगा, ठीक है। तो आपको मैपिंग का भी वीडियो चाहिए तो पूरा कमेंट कीजिए, मैं उसका भी बना दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।